हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का प्रिंस सिविल सर्विस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं अनुज कुमार शर्मा और बच्चों आज के सेशन में हम लोग मौर्यकालीन प्रशासन की चर्चा करेंगे। और चर्चा कैसे करेंगे हम लोग? अगेन वही प्रोसेस रहेगा, एमसीक्यू के माध्यम से, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस मौर्यकालीन प्रशासन को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे आपका इस कॉलेज के बारे में। बच्चों, इंडिया का ये इकलौता एक ऐसा कॉलेज है जहां आपको कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आईएएस और आरएएस की तैयारी भी कराई जाती है। इसका मीन है जिस दिन आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे उस दिन आपका आईएएस आरएएस का 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? और अगर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ प्रिंस सिविल सर्विसेज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं और वहां जितनी भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी उससे आप अपडेट भी कर सकते हैं अपने आप को। तो चलिए बच्चों, ये था इन्फॉर्मेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सप्तांग विचारधारा की चर्चा की गई है? यानी कि ये आपके सामने जो ग्रंथ है, जो पुस्तकें हैं, उनमें से वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें सप्तांग विचारधारा की चर्चा की गई है? बच्चों, सप्तांग विचारधारा है क्या? ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में सप्तांग विचारधारा एक तरीके से राजत्व का सिद्धांत है। ये क्या? ये राजत्व का सिद्धांत। राजस्व सिद्धांत का अर्थ होता है कि किस प्रकार से राज्य का संचालन या राज्य का प्रशासन चलाया जाएगा, राज्य का प्रशासन किस तरीके से चलाया जाना चाहिए, किस तरीके से इसकी कार्यप्रणाली होनी चाहिए, इन सारी बातों का जिक्र इस सप्तांग विचारधारा में किया गया है। तो इस सप्तांग विचारधारा का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? आपके सामने ऑप्शन है, इंडिका, कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी और अर्थशास्त्र। आपके सामने चार ऑप्शन है। चारों में से वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें सप्तांग विचारधारा की चर्चा प्राप्त होती है? मैंने आपको बता दिया सप्तांग विचारधारा क्या है। सप्तांग विचारधारा एक तरीके से राजत्व का सिद्धांत है। इसमें राज्य की कार्यप्रणाली की बात की गई है, किस तरीके से वर्किंग की जाती थी। तो बच्चों, इसका उत्तर है हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य ने इस सप्तांग विचारधारा के अंतर्गत टोटल राज्य के 7 अंग बताए हैं। कितने बताए? टोटल 7 अंग, जिसमें राजा शामिल है, कारीगर, अहीर शामिल है, किसान शामिल है, ठीक है, सैनिक शामिल है, सभासद शामिल है, मंत्री शामिल है, मित्र शामिल है। टोटल 7 अंग बताए गए हैं इस राज्य के। और अर्थशास्त्र के माध्यम से कौटिल्य ने कहा कि ये जो राज्य है इसकी जो कार्य प्रणाली है, वर्किंग है, किसके द्वारा की जाएगी? इन 7 अंगों के द्वारा की जाएगी। जिसमें राजा कौन है? राजा है सर्वोच्च पद पे। ठीक है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में वैदिक काल की तुलना में परिवर्तन आया। वैदिक काल के अगर हम लोग राज्य के शासन की बात करेंगे तो उसमें एक पद था, उस पद का नाम था पुरोहित। पुरोहित का पद बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन सप्तांग विचारधारा में इस पुरोहित को स्थान नहीं दिया गया है। पुरोहित को स्थान नहीं दिया गया है। पुरोहित की जगह मंत्री पद है, मंत्री की बात की गई है। ओके, तो किस में चर्चा है? अर्थशास्त्र में। क्लियर? इसके साथ साथ देख लेते हैं मैगस्थनीज, इसकी जब इंडिया की किसने किया है? मैगस्थनीज ने। अच्छा, देख लेते हैं कथा सरित सागर, सोमदेव के द्वारा। ठीक है, बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में इन पुस्तकों के लेखक के नाम भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर? चलिए, यानी कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें मौर्यकालीन अधिकारी तीर्थ की चर्चा की गई है? इसमें से वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें
मौर्यकालीन अधिकारी तीर्थ की चर्चा की गई। तीर्थ की बात कर ले, तीर्थ है क्या बच्चों, ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर 18 तीर्थ की बात की गई है। तीर्थ का अर्थ होता है अधिकारी, यानी कि मौर्यकालीन प्रशासन को चलाने के लिए कुल मिलाकर के कितने तीर्थ है, 18, 18 है। ओके, और ये इनकी चर्चा किसमें की गई, ऑप्शन है आपके अगेन सेम, इंडिका, कथा सरित सागर, बृहद कथा मंजरी और अर्थशास्त्र। बच्चों इन 18 तीर्थ की चर्चा भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। किसमें मिलती है, कौटिल्य के साथ। कुल उन्होंने कितने तीर्थ बताए हैं, 18। कौटिल्य ने बताया कि मौर्य काल में प्रशासन को चलाने के लिए 18 तीर्थ। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य राज्य की कोई चर्चा नहीं की गई है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि राज्य का शासन चलाने के लिए 18 तीर्थ होते हैं। उन्होंने किसी भी जगह पर मौर्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने कहीं भी किसी भी मौर्य शासक का नाम नहीं लिखा है इस अर्थशास्त्र में। लेकिन चूंकि अर्थशास्त्र एक साहित्यिक या लिटरेरी सोर्सेज माना जाता है मौर्य एम्पायर को जानने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कौटिल्य ने किसी मौर्य शासक की बात नहीं की है, कौटिल्य ने किसी भी मौर्य शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है। क्लियर। तो चलिए हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में तीर्थ की चर्चा की गई, टोटल कुल मिलाकर के कितने तीर्थ है, 18। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मौर्यकालीन अधिकारी राजस्व एकत्रित करने से संबंधित है। यानी कि वो कौन सा अधिकारी है, वो कौन सा तीर्थ है, वो कौन सा अधिकारी है, वो कौन सा तीर्थ है जिसका कार्य था राजस्व को एकत्रित करना। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं रेवेन्यू कलेक्टर। रेवेन्यू कलेक्टर कौन था, तो आपके सामने ऑप्शन है सन्निधाता, समाहर्ता, प्रदेष्टा, नायक। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है आपका समाहर्ता। ध्यान रखिएगा, समाहर्ता वो अधिकारी था जिसका काम था राजस्व एकत्रित करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना। क्लियर। जो मौर्यकालीन अधिकारी है समाहर्ता, उसका मेन वर्क था रेवेन्यू कलेक्ट करना, यानी कि राजस्व को एकत्रित करना। सन्निधाता कौन था, सन्निधाता था कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष किसको कहते हैं, वो अधिकारी जो कि कोष की रक्षा करता था। यानी कि समाहर्ता रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको देता था, सन्निधाता को। हमारा उत्तर है समाहर्ता, लेकिन चूंकि अन्य जो अधिकारी के नाम है उनकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इनका वर्क क्या था। अगले प्रदेष्टा, ये जो फौजदारी न्यायालय होते थे, क्रिमिनल कोर्ट, उन क्रिमिनल कोर्ट का जो अध्यक्ष होता था, न्यायाधीश होता था, उसको कहते थे, क्या कहते थे, प्रदेष्टा। ठीक है। नायक, नायक वो अधिकारी था जो सेना का संचालन करता था, सेना का प्रमुख होता था, कब, युद्ध के दौरान। नायक का काम क्या था, नायक का काम था सेना के युद्ध संचालन में प्रमुख कहलाता था नायक। ठीक है, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है, समाहर्ता, बी, राजस्व। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मौर्यकालीन अधिकारी धर्मस्थीय न्यायालय से संबंधित है। क्लियर। यानी कि प्रश्न क्या है, वो कौन सा अधिकारी है जो धर्मस्थीय न्यायालय से संबंधित है। पहले तो समझ लेते हैं कि धर्मस्थीय न्यायालय किसको कहते हैं। देखिएगा, मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय होते थे। एक होता था कंटक शोधन, दूसरा होता था धर्मस्थीय। अब देखिएगा, कंटक शोधन किससे संबंधित है, फौजदारी, क्रिमिनल कोर्ट कह सकते हैं हम। धर्मस्थीय ये होता था दीवानी न्यायालय, यानी कि सिविल।
कंटक शोधन का जो प्रमुख होता था उसको कहते थे हम लोग प्रदेष्टा, जिसकी मैंने लास्ट में चर्चा की। और धर्मस्थलीय न्यायालय यानी कि जो दीवानी न्यायालय होता था उसके प्रमुख को कहते थे व्यवहारिक। क्या कहते थे? उसको कहते थे व्यवहारिक। क्लियर? तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा व्यवहारिक। व्यवहारिक वो अधिकारी होता था जो धर्मस्थलीय न्यायालय का प्रमुख होता था। इसके साथ दुर्गपाल, दुर्ग का प्रमुख, दुर्ग होते थे। व्यवहारिक हो गया। प्रशासता, प्रशासता किसको कहते हैं? प्रशासता वो अधिकारी होता था जो राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था, आदेशों को लिपिबद्ध करता था, यानी कि बताता था कि राजा के द्वारा ये आदेश प्रसारित किया गया है। अंतपाल, अंतपाल उस अधिकारी को कहते थे जो सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रमुख होता था, यानी कि जो सीमा क्षेत्र होते थे, सीमा रेखा होती थी, उसका जो प्रमुख होता था उसको अंतपाल कहते थे। यानी कि दुर्गपाल दुर्ग का प्रमुख है, अंतपाल सीमा क्षेत्रों का प्रमुख कहलाता था। क्लियर? लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है? हमारे प्रश्न का उत्तर है व्यवहारिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको मुद्रा परखने का अधिकारी कहा जाता था? यानी कि जो कॉइन को चेक करते थे, करेंसी को जो चेक करते थे कि करेंसी शुद्ध है कि नहीं है, प्योर है कि नहीं है, इसमें कोई मिक्सिंग तो नहीं है, मिलावट तो नहीं है, वो कौन करता था? मुद्रा परखने का अधिकारी। आपके सामने ऑप्शन है लवणाध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, रूपदर्शक और मुद्राध्यक्ष। देखिए, सबसे पहला जो अधिकारी है लवणाध्यक्ष, ये होता था नमक का अधिकारी, ये नमक का प्रमुख होता था। कुप्याध्यक्ष ये वनों का अधिकारी होता था। ओके, रूपदर्शक, यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर है, जिसका काम था मुद्रा परखने का अधिकारी, कि मुद्रा शुद्ध है कि नहीं, मुद्रा में कोई मिलावट तो नहीं है, कोई मिक्सिंग तो नहीं है, तो उसको क्या कहते थे? रूपदर्शक कहते थे। अगला चौथा है मुद्राध्यक्ष। देखिए, ये वो अधिकारी होता था जो विदेशों से आने वाले या विदेशों से जाने वाले, जिनको आप कहते हैं दस्तावेज, यानी कि पासपोर्ट का अधिकारी कह सकते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं इसको? पासपोर्ट अधिकारी भी कह सकते हैं। इस अधिकारी का काम था कि जो विदेश से आने वाले जो यात्री होते थे या विदेश को जो जाते थे, उनके लिए पासपोर्ट दस्तावेज बनाकर जो तैयार करता था उसको कहते थे मुद्राध्यक्ष। क्लियर? लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है? हमारे प्रश्न का उत्तर है रूपदर्शक। रूपदर्शक वो अधिकारी होता था जिसका प्रमुख कार्य था ये जांच करना कि कॉइन यानी कि करेंसी यानी कि मुद्रा शुद्ध है कि नहीं। को ध्यान रखिए बच्चे, उस काल में जो मुद्राएं होती थी वो किसकी बनी होती थी? धातुओं की, मेटल की बनी होती थी। धातु में खासकर किसकी? सोने की, चांदी की और तांबे की। और ज्यादातर इन दोनों धातुओं का प्रयोग किया जाता था करेंसी में। क्लियर? और क्योंकि देखिए उस समय कागज का प्रयोग तो होता नहीं था, कागज का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कागज का प्रयोग सबसे पहले चाइना के द्वारा किया गया था, चीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब चूंकि मुद्रा है तो मुद्रा में मिलावट हो सकती है, सोने में मिलावट हो सकती है, चांदी में मिलावट हो सकती है, तो इसीलिए एक राज्य के संचालन के लिए मुद्राओं को परखने का अधिकारी होता था जिसको कहते हैं हम लोग रूपदर्शक। क्लियर? तो ये था बच्चों आज का सेशन मौर्यकालीन प्रशासन का। आपको सेशन कैसा लगा या आपका कोई सजेशन हो प्लीज दीजिएगा, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सर्कल के लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। आज के सेशन को हम लोग यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।